बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामुअलैकुम। 25 जून पाकिस्तान में जुमेरात की शाम आसिम मुनीर्स डिफैक्टो फॉर्म 47 मिलिट्री राज डे 208। सबसे पहले अफसोसनाक खबर वेनेजुएला से। वेनेजुएला में एक शदीद जल्जला आया है जिससे हज़ारों की तादाद में अमवात का खदशा है। ये डेवलपिंग स्टोरी है। अभी मीडिया जो इनिशियल खबर दे रहा है वो तो तकरीबन 200 हलाकतें हैं, लेकिन तखमीना मीडिया का ये है कि 10,000 से खुदा न खास्ता ये 1 लाख तक हलाकतें हो सकती हैं। बहुत ही शदीद जल्जला था। पुरानी स्केल जिसे हम रेक्टर स्केल कहते हैं, जो कि अब आउटडेटेड हो गई है और अब मोमेंट मैग्नीट्यूड स्केल इस्तेमाल किया जाता है। तो जो नया मोमेंट मैग्नीट्यूड स्केल है उस पर पहले ये जल्जला 7.2 पर आया, 39 सेकंड के बाद 7.5 पर आया। बहुत ही शदीद जल्जला था। बड़ी बड़ी इमारतें जो है वो नेस्तो नाबूद हो गई और बड़ी तादाद में वहाँ पर हलाकतें हैं। हमारी और आपकी तमाम जो मुतासरीन हैं और ख़ानदान हैं उनके लिए दुआएं। अब एक और ख़बर की तरफ बढ़ते हैं जो पाकिस्तान से है। वो भी एक बहुत ही खौफनाक और ख़तरनाक खबर है, लेकिन यहाँ पर याद रहे कि व्लॉग के आखिर पर मैंने आपके सामने एक खबर रखनी है जो आप अगर फैमिली के साथ हुए तो मत देखिएगा, बच्चों के साथ हुए तो मत देखिएगा। उस खबर को शुरू करने से पहले व्लॉग के आखिर पर मैं अनाउंस करूँगा। अगर आप अकेले बैठे हुए तो ज़रूर देखिएगा, फैमिली और बच्चों के साथ उस खबर को मत देखिएगा। तो जो दूसरी खबर अभी फ़िलहाल आपके सामने रखते हैं वो पाकिस्तान में इंसानी अज़ा की सबसे बड़ी गैर कानूनी प्रोसेसिंग फैक्ट्री का इंकशाफ। ये आज मीडिया में खबर ब्रेक हुई, पहले सोशल मीडिया पर आई, फिर मीडिया में आई। शुरू में हमें लगा कि ये कैसे हो सकता है, गलत खबर होगी। इस्लामाबाद के अंदर सहाफ़ियों से रब्ता किया तो पता चला कि नहीं, ये खबर दुरुस्त है। अब ये दबा ली जाए और झूठी कह दी जाए तो अलग बात है, लेकिन ये अब सभी जगहों पर तकरीबन चल चुकी है। खौफनाक खबर है कि 3 चाइनीज़ बाशिंदे इसमें पकड़े गए हैं, 2 पाकिस्तानी। एक फैक्ट्री बनाई गई थी जिसमें इंसानी अज़ा को, मतलब हाथ अलग, हमारे पास वो वीडियो भी है लेकिन हम आपको वो दिखा नहीं सकते, बहुत ही खौफनाक वीडियो है। इंसानी अज़ा अलग अलग करके उन्हें प्रोसेस किया गया है, खुश किया गया है, ताकि ज़ाहिर है उन्हें पैक करके उसके बाद ये बैरून मुल्क भेजते थे और बताया जा रहा है कि वियतनाम भेज रहे थे। इंसानी अज़ा जिसमें हमने वीडियो फुटेज देखी है तो हाथ अलग से हैं, दूसरे इंसानी अज़ा अलग से, उन्हें ड्राई किया हुआ है इस प्रोसेसिंग प्लांट के अंदर और उनको उसके बाद पैक करके ये एक्सपोर्ट करते थे। ये बुनियादी तौर पर चाइनीज़ बाशिंदे थे जिन्होंने ये बिज़नेस शुरू कर रखा था और इनके साथ इनके पाकिस्तानी काउंटर पार्ट थे। अब ये नहीं मालूम कि जो इंसानी अज़ा हैं ये इन्होंने हासिल कहाँ से किए इतनी बड़ी तादाद में, क्योंकि जो वीडियो हमारे सामने है उसमें तो तादाद बहुत ज़्यादा बड़ी है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि वो वीडियो बदकिस्मती से आपके सामने नहीं रख सकते क्योंकि बहुत ही ग्राफिक है। वो वीडियो हमारे पास मौजूद है। उस वीडियो में जो हमें नज़र आ रहा है उसमें कोई 1, 2, 4, 10, 15, 20 इंसानों के अज़ा नहीं हैं, बहुत ज़्यादा इंसानों के अज़ा हैं। अब क्या ये इन्होंने कब्रें खोदी हैं या लोगों को कत्ल किया है या किसी हॉस्पिटल में वहाँ से अज़ा काटे गए हैं लोगों के, ये हमारे इल्म में नहीं। लेकिन ये जो खबर है ये दिल दहला देने वाली खबर है और इसमें पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ ने अब ये मुख्तलिफ सहाफ़ी जो हैं ये तस्वीर भी जारी कर रहे हैं सोशल मीडिया पर कि ये वो 5 लोग हैं। ज़ाहिर है इनके चेहरे ब्लर किए गए हैं, हमने नहीं किए, ये पीछे से ही जैसे ये खबर पोस्ट हुई है उसमें ये चेहरे ब्लर किए हुए हैं। हालांकि इनके चेहरे सामने रखने चाहिए ताकि लोग इन्हें पहचानें और जो इनके इर्द गिर्द के और जानने वाले लोग हैं वो इनके बारे में मज़ीद इत्तलात गवर्नमेंट को दें। बहुत ही हीनियस क्राइम है, बहुत ही दहला देने वाला क्राइम है। और सोचें ये एक ऐसी फैक्ट्री पकड़ी गई है और कितनी ऐसी फैक्ट्रियां हो सकती हैं, मैं ये नहीं कह रहा हैं, हो सकती हैं, और सोचिए क्या कुछ हो रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। इस खबर के अलावा अगली खबर जो है वो ज़रा माली तौर पर इतनी ही खौफनाक है जितनी हमने आपको पहली 2 खबरें दी हैं इंसानी ट्रेजिडी के हिसाब से। जो अगली खबर है वो माली एतबार से उतनी ही बड़ी ट्रेजिडी है। खबर गौर से सुनिएगा, फिर इसके अंदर 2 नंबरी क्या की जाती है वो आपको बताएंगे। हुकूमत ने बोलियों के बगैर ही 205 अरब की खतीर रकम से तामीर होने वाली 117 किलोमीटर की खारियां रावलपिंडी मोटरवे FWO को देने की मंजूरी दे दी। बोलियों के बगैर ठेका की तजवीज़ NHA ने दी। वजह मामले की जल्दी तकमील बताई गई। ये रियाजुल हक साहब और बहुत सारे दूसरे सहाफ़ी जो हैं रिपोर्ट कर रहे हैं, पाकिस्तान का मीडिया भी ये खबर रिपोर्ट कर रहा है। अच्छा, ये खबर बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आपको तफसील से बताते हैं कि इसमें असल दिहाड़ी क्या लगाई जा रही है। लेकिन पहले आपको बता दें कि ये नई मोटरवे है क्या। जो मौजूदा मोटरवे है जिसमें आप लाहौर से इस्लामाबाद जाते हैं उसमें 100 किलोमीटर तकरीबन आपको एक्स्ट्रा सफ़र करना पड़ता है।
वजह आपको पता है, अगर आप नक्शे पे देखें तो वो मोटरवे जो है वो जीटी रोड के साथ साथ नहीं बल्कि उसको खींच के बहुत दूर ले जाया गया। जाहिर है वजह शायद ये होगी कि दूसरे इलाकों को भी मोटरवे के साथ जोड़ा जाए। बहरहाल जो भी हुआ, उस वजह से अब मसला ये बना है कि लाहौर से इस्लामाबाद का सफ़र जो है उसमें 100 किलोमीटर एक्स्ट्रा ऐड हो गया है, जिस वजह से आप सोचिए सबसे ज़्यादा ट्रैवल तो लाहौर और इस्लामाबाद के दरमियान ही होता है। उससे हर साल कितना ज़्यादा एक्स्ट्रा जो है लोगों का टाइम ज़ाया होता है, फ्यूल ज़ाया होता है, रिसोर्सेज ज़ाया होते हैं। इसके लिए हमारी गवर्नमेंट के अंदर एक प्रोजेक्ट कंसीव हुआ और वो ये था कि नई मोटरवे जीटी रोड के साथ साथ बनाई जाए। यहाँ ये याद रखिए कि लाहौर सियालकोट जो मोटरवे है वो चौधरी परवेज़ अलाई साहब ने कंसीव की थी और हमारी हुकूमत के दरमियान वो मुकम्मल हुई और फिर उस पर ट्रैफिक शुरू हुई। हमारी हुकूमत में ही ये सियालकोट इस्लामाबाद मोटरवे का जो आगे उसी को बढ़ाना था, रास्ता खारियाँ कि सियालकोट से खारियाँ और खारियाँ से रावलपिंडी, उस मोटरवे को कंसीव कर लिया गया और उस पर काम शुरू कर दिया गया। अब ये खारियाँ टू रावलपिंडी का ठेका दिया जा रहा है। तो पहले तो बैकग्राउंड मैंने आपको बताया, एफडब्ल्यूओ को ये ठेका जो है ये बगैर किसी कंपटीशन के क्यों दिया गया है, ये बहुत ही अहम बात है। वजह उसकी ये है कि अगर कंपटीशन में एफडब्ल्यूओ जाता, मीन दूसरी जो कंपनीज होती, ठेकेदार होते, वो भी इसके अंदर बिड देते तो एफडब्ल्यूओ का रेट सबसे ज़्यादा निकलता। अब इसमें अंदर की एक और बात है कि एफडब्ल्यूओ का रेट सबसे ज़्यादा क्यों निकलता। वजह यह है कि एफडब्ल्यूओ खुद ये मोटरवेज नहीं बनाता। एफडब्ल्यूओ ने अभी ये 205 अरब का ठेका ले लिया है। अब वो क्या करेंगे, अब वो छोटे ठेकेदारों को तोड़ तोड़ कर ये ठेका देंगे। किसी को 10 किलोमीटर देंगे तो किसी को 20 किलोमीटर का ठेका देंगे। और जाहिर है जो 205 अरब एफडब्ल्यूओ ने हासिल किया गवर्नमेंट से, उसमें से कम 30-40 अरब अपनी जेब में डालेंगे और बाकी पैसे जो हैं ठेकेदारों को देंगे जो असल में इस सड़क को बनाएंगे। ये एफडब्ल्यूओ का आप ये कहिए कि अमूमी तौर पर तरीक़ा वारदात है। वो खुद सड़कें नहीं बनाते, मीन कोई छोटी मोटी जगह पर शायद बनाते भी हों, लेकिन अमूमी तौर पर वो ठेके को आगे दे देते हैं। कमीशन एजेंट के तौर पर काम करते हैं। ये हमारी फ़ौज का एक सानवी इदारा है। इसको अमूमी तौर पर एक मेजर जनरल जो हैं वो हेड करते हैं। जितना इसमें पैसा है वैसे इसके ऊपर एक लेफ्टिनेंट जनरल लगाना चाहिए। जो मौजूदा डीजी एफडब्ल्यूओ हैं, कहा जा रहा है कि उनके बच्चे बहुत ही महंगी यूनिवर्सिटीज़ और स्कूल्स में पढ़ते हैं। पता किया जाए या इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की जाए तो अंदाज़ा होगा कि क्या वो अपनी तनख्वाह से ये सब कुछ अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल वापस आते हैं, एफडब्ल्यूओ का ये पुराना वतीरा है, नया नहीं है कि वो सरकारी ठेके बगैर बिडिंग के और या बिडिंग के साथ भी इस तरीके से ले लेते हैं कि वो आगे ठेके दे के बीच में से अपना कमीशन लेते हैं। अब ज़रा गौर कीजिए, ये एक सरकारी इदारा है। करना तो ये चाहिए कि इन्हें कौम का पैसा बचाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं किया जाता। कौम का पैसा असल में ठगा जाता है, अपनी जेब में डाला जाता है। मैं तो इसे एक करप्शन समझता हूँ कि आप एक ठेका लेते हैं बिडिंग के बगैर, उसके बाद आप उसे आगे छोटे ठेकेदारों को देते हैं और बीच में से आप अपना माल कमा के साइड पे हो जाते हैं। क्योंकि आपके ऊपर फौज का कवर है, इसलिए कोई आपसे ना पूछने वाला है ना आपका ऑडिट करने वाला है। जिन अफसरान को इस महकमे में लगाया जाता है वो लंबी तनख्वाहें तो लेते ही हैं, लंबी मराद तो लेते ही हैं। उनके ऊपर ये इल्ज़ामात भी हैं कि वहाँ लंबी करप्शन होती है और इस करप्शन का पैसा ऊपर तक जो उनको लगाते हैं उन तक को पहुँचाया जाता है। तो ये एक बहुत ही सिस्टमैटिक तरीका वारदात है जो एफडब्ल्यूओ अनफॉर्चुनेटली इस्तेमाल कर रहा है और हर जगह पर इन्हें ऐसे ठेके दिए जाते हैं। और बदकिस्मती से मैं ये कहूँगा कि हर गवर्नमेंट के दौरान ये ठेके दिए गए। वजह यही है कि ऊपर आर्मी का कवर है और ये इमेज दिया गया है कि यहाँ पर बहुत अच्छा काम किया जाता है और बहुत तेज़ काम किया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। अमरीकी वज़ीर दिफा ने 1 दर्जन से ज़ायद जनरल्स को घर भेज दिया है। ये सिलसिला जारी है। हाल ही में उन्होंने जो अमरीकी जनरल जो यूरोपियन कमांड कर रहे थे, यूरोप के अंदर जो अमरीकी फ़ौज है उसकी जो कमांड कर रहे थे, उनको भी घर भेज दिया है। इससे पहले वो उनके चीफ ऑफ स्टाफ को और बहुत सारे मोतबर और सीनियर जनरल्स को जो हैं वो घर भेज चुके हैं। ये 1 दर्जन से ज़ायद हैं, गालिबन 15 या 16 सीनियर तरीन जनरल्स हैं जिन्हें अमरीकी वज़ीर दिफा जो हैं वो घर भेज चुके हैं। पाकिस्तान में हालत क्या है कि कल वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब के बयान के ऊपर बैरिस्टर अकील, जो कि फ़ौजी टाउट नमा एक उन्होंने उनको शामिल किया हुआ है सियासत के अंदर, उनका बयान था कि ख्वाजा आसिफ के जो बयान हैं उनका वजारत दिफा से कोई लेना देना नहीं। मतलब यहाँ पर वजारत दिफा बेचारी ने तो वो तो कोई मेजर भी तब्दील नहीं कर सकते, लेकिन वो बयान भी नहीं दे सकते। उनका जो बयान है उसके बारे में भी ये कहा जाता है कि उनकी ज़ाती राय है, ये बयान जो है इसका वजारत दिफा से कोई लेना देना नहीं। इससे आप खुद समझ जाइए कि पाकिस्तान का और अमेरिका का, चले तो हम दोस्ती करने हैं लेकिन फ़र्क क्या है। तो अमेरिका में उनकी वजारत दिफा, उनके वज़ीर दिफा ने कोई 1.5 दर्जन के करीब जो उनके सीनियर तरीन जनरल्स हैं उन्हें एक एक करके फारिग कर दिया है। आगे ARY ने खबर ब्रेक की है कि इमरान खान और बुशरा बीबी से बैरिस्टर सैफ की मुलाकात मुतवक्के।
जेल हकाम ने बैरिस्टर सैफ से मुलाकात के लिए रब्ता किया। बैरिस्टर सैफ को बताया गया कि बुशरा बीबी और इमरान खान मिलना चाहते हैं। बैरिस्टर गौहर के जरिए भी इस मुलाकात का पैगाम दिया गया। चंद पीटीआई रहनुमा और फैमिली मेंबर बैरिस्टर सैफ की इमरान खान से मुलाकात के मुखालिफ समझे जाते हैं। मुलाकात हुई तो आफरीदी की कुर्सी खतरे में है, ये कहा जा रहा है। ये नईम अशरफ भट्ट साहब ने खबर दी है। आजकल नईम अशरफ भट्ट बहुत ही अच्छे सहाफ़ी समझे जाते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन पिछले चंद महीनों से लगातार वो अपना जो सहाफ़ती कैपिटल है उसे इस्तेमाल कर रहे हैं। उनसे टेबल स्टोरीज करवाई जा रही हैं अनफॉर्चुनेटली बाय पाकिस्तानी मिलिट्री जर्नल्स, और वो भी बेदरेक कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं मुझे नहीं समझ। हालांकि उनका अच्छा नाम था सहाफ़त के अंदर, लेकिन बतदरीज ये कोई 15वीं खबर है उनकी जो मैं देख रहा हूँ कि जिसकी फौरी तौर पर आप ये कह दीजिए कि तरदीद आ गई। क्योंकि साथ ही बैरिस्टर गौहर ने कहा कि मैं ये पैगाम कैसे पहुंचा सकता हूं, मेरे तो इल्म ही नहीं है ये बात, और कॉमन सेंस भी है। बैरिस्टर गौहर ये कैसे कह सकते हैं कि जाके मिलें। बैरिस्टर गौहर जेलर तो है नहीं, वो तो जेल से बाहर बैठे हुए हैं। और अगर बैरिस्टर गौहर का कोई खुफिया राब्ता है भी, अगर बैरिस्टर गौहर का कोई खुफिया राब्ता है भी, तो वो मीडिया में मानेंगे थोड़ी, या वो पब्लिक में मानेंगे थोड़ी कि मैंने ये पैगाम भिजवाया है। बहरहाल उन्होंने इस खबर की तरदीद कर दी है कि उन्होंने बैरिस्टर सैफ को कोई भी पैगाम भिजवाया। उन्होंने कहा कि मेरे पास ऐसी कोई खबर नहीं है। अब क्या ये मुलाकात हो रही होगी कि नहीं, मुझे लगता है हो रही होगी। क्यों? याद कीजिए कल ही अलीमा खानम साहबा ने एक ट्वीट करके कहा था कि उन्हें ये मालूम पड़ा है कि किसी खुफिया मुलाकात की प्लानिंग की जा रही है। इमरान खान से वो खुफिया मुलाकात करवाई जाएगी और बाहर आकर फिर ये कह दिया जाएगा कि उन्होंने ये चीज़ें कह दी। शायद ये भी कह दिया जाए कि सरप्लस बजट भी दे दो और जर्नल्स का जो पैसा है वो भी दे दो। जाहिर है इमरान खान नहीं कहेंगे, उनके नाम से मंसूब करके बैरिस्टर सैफ बाहर आकर ये चीज़ कह देंगे। बैरिस्टर सैफ पहले भी एक दो दफ़ा ऐसे पैगामात दे चुके हैं जिन्हें बाद में इमरान खान ने डिनाई कर दिया कि उन्होंने बैरिस्टर सैफ को ऐसा कोई पैगाम नहीं दिया था। बैरिस्टर सैफ की बुराई तो ये है कि वो भी जर्नैली टाउट ही समझे जाते हैं या जर्नैली सियासतदान समझे जाते हैं, लेकिन उनकी एक अच्छाई ये है कि वो कम अज़ कम मानते हैं। जो दूसरे बहुत सारे लोग हैं, जैसे मुजम्मल असलम साहब इस वक्त ख़जाना पे बैठे हैं खैबर पख्तूनख्वा में, वो उन्हीं के लिए काम करते हैं लेकिन मानते नहीं हैं। बैरिस्टर सैफ की अच्छाई ये है कि वो कम अज़ कम बमांगे दोल कहते हैं कि वो जर्नल्स के लिए काम करते हैं और वो चाहते हैं कि जर्नल्स और इमरान खान के दरमियान बातचीत हो जाए और वो उसके लिए कोशिश हैं। अब वो किसके लिए काम करते हैं, मीन क्या वो वाकई इमरान खान की मुलाकात करवाना चाहते हैं या सिर्फ वो जर्नल्स का एजेंडा पैडल करते हैं, ये अलग बहस है, लेकिन कम अज़ कम वो मानते हैं, शर्मिंदा नहीं है इस पर। तो ये मुलाकात तो करवाने की कोशिश की जाएगी मेरे ख्याल में, और इसमें से यही पैगाम दिया जाएगा कि इमरान खान ने कह दिया कि बजट भी पास कर दें, पैसे भी दे दें। ज़ाहिर है इमरान खान ने कहा नहीं होगा, लेकिन ये क्लेम कर लिया जाएगा। बहरहाल बैरिस्टर गौहर ने अपने ताईं इस चीज़ की तरदीद कर दी है। पंजाब पुलिस ने एक साल के दौरान 41 अरब रुपए से जायद के अखराजात मुख्तलिफ सिक्योरिटी इंतजामात और ख़रीदारी के लिए किए हैं। CTD के लिए खसूसी सामान खरीदने के लिए 43 करोड़ रुपए इस्तेमाल हुए। 1 अरब 33 करोड़ रुपए से जायद की सप्लीमेंट्री ग्रांट दी गई। अब ये वही सप्लीमेंट्री ग्रांट्स होती हैं जो मैं आपको बार बार बताता हूँ कि पहले बजट पास कर लिया जाता है और फिर जहाँ पर पैसा ज़्यादा थोड़ा करना हो वो बाद में चेंज कर लिया जाता है। यही खैबर पख्तूनख्वा में किया जाएगा और मैं आपको ये बार बार बता रहा हूँ कि ये जर्नल्स को 175 अरब भी दिए जाएंगे, सरप्लस बजट भी दिया जाएगा, सिर्फ जादूगरी की जाएगी नंबर्स के साथ और मामू बनाया जाएगा पूरी कौम को भी, खैबर पख्तूनख्वा को भी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी, और उसकी तैयारी है। ये इस खबर में से भी देख लीजिए कि कैसे सप्लीमेंट्री ग्रांट में बाद में 1 अरब 33 करोड़ जो हैं वो अजाफी खर्च कर दिए गए। मज़ारों को कंट्रोल करने के लिए एंटी राइट फोर्स जो है उसको भी तकरीबन 90 करोड़ से ज़ायद रकम दी गई है। इसी तरीके से मुज़ाहरों को मुंतशिर करने और काबू पाने के लिए 45 करोड़ रुपए के आंसू गैस के शेल खरीदे गए। एक ऐसा मुल्क जिसकी आप इकॉनमी की जो सूरत हाल है, लोगों की भूख अफलास की सूरत हाल है, वो देख लें। 45 करोड़ रुपए के आंसू गैस के शेल सिर्फ पंजाब पुलिस ने खरीदे हैं और इस्लामाबाद में ज़ाहिर है इसका नंबर ज़्यादा है। चौधरी साहब ने अपने फ़ंड से भी कुछ ना कुछ खरीद के दिया होगा। तो आप सोचिए कि पाकिस्तानियों के ऊपर कई करोड़ों रुपए की, बल्कि अरबों रुपए की तो इन्होंने आंसू गैस ही चला दी है, क्योंकि ज़ाहिर है ये चाहते होंगे कि पाकिस्तानियों की आंखें ठीक रहें और आंखों में से आंसू वगैरह निकलें ताकि आंखें जो है वो साफ़ हो जाएं। इसलिए ये स्टेटमेंट ये दे सकते हैं कौम के वसी तर मफाद में। आगे बढ़ते हैं। BBC के ऊपर हुकूमत बहुत तप गई है और वजारत इत्तलात ने एक प्रॉपर कैंपेन शुरू की है कि BBC कश्मीर के बारे में झूठी रिपोर्टिंग कर रहा है। BBC ने हाल ही में एक रिपोर्ट पब्लिश की थी कि जो अशियाए खुर्दोनोश पाकिस्तान से आज़ाद कश्मीर में जा रही है उसको रोक दिया गया है और वहाँ पर खुराक और अद्वियात को नहीं जाने दिया जा रहा। BBC ने ये स्टोरी ब्रेक की थी, लेकिन अब वजारत इत्तलात कह रही है कि BBC ये झूठी स्टोरियाँ कर रही है और हमें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं।
दूसरी तरफ बीबीसी ने एक और स्टोरी की है जिसे जाहिर है आने वाले दिनों में हुकूमत एक दफ़ा फिर बीबीसी के लते लेगी, और वो उन्होंने एक भरपूर फीचर रन किया है मारंग बलोच के ऊपर कि किस तरीके से एक खातून जो अपने मिसिंग फादर के लिए लड़ रही थी, अब उसको भी उम्र कैद देकर जेल में फेंक दिया गया है। जाहिर है ये काबिल मुजम्मत हरकत है जो की गई है मारंग बलोच के साथ। अब बीबीसी से कवर कर रहा है और आने वाले दिनों में हुकूमत को बहुत ज़्यादा इसके ऊपर भी तकलीफ होगी। आगे बढ़ते हैं। जो मंसूर अली खान साहब और लौंडा लपाड़ा जी, वो स्विट्ज़रलैंड उनको लेकर गए थे हमारे फौजी जर्नल्स। उन्होंने वहाँ से जो अकीदत भरे अल्फाज शेयर किए हैं वो आपको सुनवाते हैं। आपने ज़रा सुनना है और उनकी आवाज़ में जो अकीदत है वो भी आपने सुननी है। वो बता रहे हैं कि जब दोनों लोगों ने सलाम लिया या 3 लोगों ने, तो आसिम मुनीर कैसे पीछे हट गए क्योंकि उन्होंने सोचा कि ये पाकिस्तानी वज़ीर आज़म की जगह है, उनकी नहीं, मतलब उनके अर्दली को खुलकर यहाँ पर खेलना होगा। सुनिए वो क्या फरमाते हैं। एक बात बताऊं, वो स्विट्जरलैंड का जो हॉल था ना, जहां पे आप यकीन कीजिए कि मैं और आप जितने डिस्टेंस पे बैठे हुए ना, इतने डिस्टेंस के ऊपर ही जेडी वैंस का और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब का ये इंटरेक्शन हो रहा था। आप एक चीज नोट कीजिएगा और मैं चाहूंगा कि आप जाके विजुअल चेक कीजिएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सेंटर पे खड़े हुए थे, जेडी वैंस आए उनके साथ आके उनके राइट साइड के ऊपर खड़े हुए, तकरीब प्राइम मिनिस्टर इधर आके खड़े हुए। जब ये सारा कुछ हुआ, मैंने फील्ड मार्शल को 3 कदम पीछे जाते देखा, क्योंकि ही सॉ कि इस वक्त ये जगह जो है ना, ये पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के खड़े होने की है। उन्हें आप देखिएगा वो फ्रेम साइड पे हो गए। तो एक शख्स जो खुद अपने आप को ये समझ रहा है कि ये जगह, दिस प्लेटफॉर्म इज फॉर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। सुन लिया आपने। यहाँ पर एक चूक हो गई मंसूर अली खान साहब से, जब वो इतना ज़्यादा इकबाल बुलंद कर रहे थे या इतनी पॉलिश मार रहे थे जनरल साहब को, तो कदमों के अलावा भी बाकी चीज़ें भी पीछे हटी होंगी। सिर्फ कदम ही तो 3 कदम पीछे नहीं हटे हुए होंगे, और भी चीज़ें हटी होंगी। ऐसी चीज़ें जो जैसे फ़र्ज़ करें उनका सर, उनके हाथ, उन्होंने सिर्फ कदमों पे फोकस किया, उन्हें बाकी चीज़ों पर भी, असल में जिन चीज़ों के लिए उन्हें मामूर किया गया है उन चीज़ों पर भी तवज्जो देनी चाहिए थी कि उनका फासला कितना पीछे हुआ है। अब उन्होंने गलत नहीं समझ लेना, जिन चीज़ों का मतलब ये है कि जाहिर है चेहरे को देखना होता है, उसी पे फोकस करना, वहीं से बातचीत होनी है, तो उन्हें उस पर भी फोकस करना चाहिए। अब जो वो करते हैं अमूमी तौर पर जर्नल्स के साथ, वो उधर ना फोकस कर लें या हमारी उस बात को उधर ना ले जाएं और इसको अपनी मर्जी के मानी ना दे दें। लेकिन आप ज़रा गौर कीजिए कि चापलूसी का लेवल क्या है। वो हमें ये बता रहे हैं कि जो उनके अर्दली हैं उन्होंने अपनी औकात में चले गए जनरल साहब पीछे, कहना ये चाह रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगा ये पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की जगह है जो उन्होंने बेचारे को रखा हुआ है। मतलब देखिए कौम को बेवकूफ़ बनाने के लिए, मामू बनाने के लिए कैसी कैसी बातें इस्तेमाल की जाती हैं और कैसी कैसी दुर्फितनियाँ बीच में से निकाली जाती हैं। आगे बढ़ते हैं। बैरिस्टर गौहर साहब ने आज तकरीर करते हुए कहा कि कहा जाता है कि हमारी पार्टी में जमहूरियत नहीं, मेरी पार्टी में जमहूरियत की सबसे बड़ी मिसाल मैं हूँ। उन्होंने कहा कि देखें मुझे, मैं चेयरमैन हूँ पार्टी का, मेरे जैसे वर्कर सिर्फ तहरीक इंसाफ में चेयरमैन बन सकते हैं। हमें 3 करोड़ वोट मिले हैं। यहाँ बैठे हमारे अरकान में कोई भी इमरान खान का ना कोई भाई है, ना भांजा है, ना भतीजा है। बैरिस्टर गौहर साहब ने ये तकरीर में फरमाया। इसी तकरीर में और क्या होता रहा, ये एक टुकड़ा सुनिए। फिर भी हमसे गिला है कि वफादार नहीं, हम वफादार नहीं तो भी तो दिलदार नहीं। ये मेरी तरफ से होना चाहिए, ये आपने मेरी तरफ से शेयर आपकी जी। देख लिया आपने, हंसी हो रही है, शेर व शायरी हो रही है, मुस्कुराहटें हो रही हैं। यही सामने आया सादक और ये पूरी जो रजीम बैठी है, ये वो लोग हैं जो इमरान खान की आंख की बिनाई 85% छीन चुके हैं। इमरान खान पर कातलाना हमला, ये पूरी रजीम, जाहिर है ये तो टाउट है उस रजीम के, पीछे जर्नल्स हैं, लेकिन ये रजीम बुशा बीबी के साथ क्या कर रही है, इमरान खान के साथ क्या कर रही, बाकी यास्मीन राशिद साहबा उन सब के साथ क्या कर रही है, ये आप सबको मालूम होगा। तो बैरिस्टर गौहर साहब, हमारा आपसे ये इल्तमास है, दरख्वास्त है कि आपने खुद ही कहा कि आपकी पार्टी में जमहूरियत है और उसकी सबसे बड़ी मिसाल आप हैं कि एक वर्कर को चेयरमैन बना दिया, तो अब आपको उसी पार्टी का चेयरमैन बनना भी माजरत के साथ आना चाहिए। साथ आपके जो हमारे असद कैसर साहब बैठे हैं, उनकी भी बहुत मुस्कुराहटें निकलती हैं। तो कोशिश कीजिए कि जब आप ऐसे मुस्कुराते हैं, आई अंडरस्टैंड कि आप वहाँ पर रूटीन का हिस्सा बन गए हैं, सिस्टम का हिस्सा बन गए हैं, आपको सब कुछ नॉर्मल लगता है, लेकिन लोगों के घर उजड़े हैं, लोगों के प्यारों ने अपनी लाशें दफनाई हैं लीडर के साथ, लीडर की फैमिली के साथ। और आज ही की खबर है कि डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा की तबीयत जेल के अंदर शदीद ख़राब हो गई। 2 दिन पहले की खबर है कि सेनेटर एजाज चौधरी की तबीयत शदीद ख़राब हुई थी, उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया था। इन सारी सूरत हाल में जब ठट्ठे लगाए जाते हैं, शेर सुनाए जाते हैं, वहाँ पर खुशगपियाँ लगाई जाती हैं, मुस्कुराहटें बखेरी जाती हैं, मजाक और तंज किए जाते हैं, तो आप यकीन कीजिए कि आप अपने वर्कर की, अपने लीडर की, अपनी पार्टी की तौहीन करते हैं। वही पार्टी जिसमें से आप कहते हैं कि वर्कर के तौर पर आपको चेयरमैन बनाया। तो अगर पार्टी ने लाज रखी है, एक लीडर ने आप पे ट्रस्ट किया है, तो आपको भी बराह करम वापस पार्टी की और लीडर की लाज रखनी चाहिए। ये मुनासिब तर्ज अमल नहीं है। गुस्सा तो आपको बहुत लगेगा मेरी बात का, लेकिन ये मुनासिब तर्ज अमल किसी सूरत नहीं है जो वहाँ पर असम्बली के अंदर सिर्फ आप नहीं, हमारे मुतअद्दिद MNAs जो हरकतें करते हैं वो अनफॉर्चुनेटली मुनासिब नहीं है। आगे बढ़ते हैं।
अगली खबर जो आपके सामने रखते हैं वो मकबूजा कश्मीर से है। ये आज़ाद कश्मीर से नहीं है, हो भी नहीं सकती, मकबूजा कश्मीर से है। सुनिएगा खबर। मकबूजा कश्मीर में पुलिस ने बुध के रोज़ इंडियन फौज की 17 राष्ट्रीय राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर, एक मेजर और एक नायब सूबेदार समेत दर्जनों फौजी एहलकारों के खिलाफ बाकायदा FIR नंबर 17/2026 दर्ज की है। फौजी एहलकारों पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने थाने पर हमला करके पुलिस मुलाजमीन पर तशद्दुद किया और सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाया। ये जाहिर है आज़ाद कश्मीर की ये खबर नहीं हो सकती, क्योंकि याद कीजिए आज़ाद कश्मीर क्या, बहावल नगर में जो बहावलपुर कोर है उनके कोर कमांडर ने किस तरीके से अपने फौजी जवानों को बहावल नगर भेजा था, ट्रकों में सवार करके हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर उन्होंने जाकर वहां पर लोगों की ठुकाई की थी। वो ठुकाई आप सबको याद होगा, वो सिर्फ पुलिस की ठुकाई नहीं थी, वैसे तो पुलिस ने जो कुछ हशर बर्पा किया लोग तो खुश हुए थे उनकी ठुकाई का, लेकिन वो आइन की भी ठुकाई थी, वो पाकिस्तान के तमाम अदारों की, पाकिस्तान की आवाम की भी एक दफ़ा फिर से ठुकाई थी। तो ये मकबूजा कश्मीर में तो हो सकता है कि वहाँ की पुलिस फौज के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दे, यहाँ पर ये आपकी सोच रह सकती है, आप ख्वाब भी देखेंगे तो आप पकड़ लिए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अगली खबर अब ये है कि जो टाउट्स हैं जैसे मुनीफ फारूक और दूसरे, वो सब अब ट्वीट्स कर रहे हैं और बता रहे हैं कि जो आज़ाद कश्मीर एक्शन कमेटी के लीडरान हैं उनसे कोई बातचीत नहीं की जाएगी। और वो ये क्लेम कर रहे हैं कि मुसद्दका ज़राए से हमें ये पता चला है कि कलअदम ये जिनको करार दिया गया, इनसे किसी किस्म का ना कोई राब्ता होगा, ना मुज़ाकरात हो सकते हैं। जो लोग कानून नाफिज करने वाले इदारों पर हमलावर हुए उन्हें कानूनी सज़ा के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन मौजूद नहीं। इलेक्शन शेड्यूल पर आ चुका, तमाम मामलात इंतखाबात के बाद आज़ाद कश्मीर की कानून साज असम्बली तय करेगी। ये मुन्ना मुनीब जो है वो भी बता रहे हैं, और ये एक नहीं मुतअद्दिद जो इस वक्त मिलिट्री और आप ये कहिए कि ऐसे जर्नलिस्ट जो उन्हीं के लिए काम करते हैं ज़्यादातर, वो तमाम यही मैसेज उनके भेजे हुए टिकर्स को हूबहू उनके अल्फाज में ही, अपने अल्फाज में ढाले बगैर वैसे ही पोस्ट किए जा रहे हैं। एक तरफ असम्बली के अंदर ये तकरीरें हो रही हैं और दूसरी तरफ फजल रहमान साहब ये कह रहे हैं कि वो इसके अंदर सालसी कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ टाउट्स कह रहे हैं कि नहीं, सोचिए भी मत, सबको हम तुन के रख देंगे। आगे चलते हैं। अगली खबर जो है वो आपके सामने रखते हैं कि अमेरिका ने गुजारिश की कि हमें मुज़ाकरात के लिए इस्लामाबाद बहुत दूर पड़ता है, किसी यूरोपीय मुल्क का इंतखाब करें। हमने जिनीवा स्विट्ज़रलैंड का इंतखाब किया, मगर फिर कतर ने दरख्वास्त की कि उनकी जगह बर्गनस्टॉक जो है वहाँ रख लें। दोस्त ममालिक के दरमियान ऐसी बातें होती रहती हैं। ये इसहाक डार साहब ने बताया कि क्यों पाकिस्तान के हाथ से मुज़ाकरात निकल के कतर के हाथ में चले गए। गौर कीजिए कि पहले तो पाकिस्तान आने से इनकार किया गया, जाहिर है इसमें इंडिया ने अपनी जो भी डिप्लोमेसी और तमाम चीज़ें इस्तेमाल की होंगी, पाकिस्तान के जो मुखालफिन हैं उन्होंने की होंगी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जिनीवा में भी फिर ये ना ठहर सके, वहाँ से भी कतर जो है वो अपने पास ले गया बर्गनस्टॉक में। अब जाहिर है अब इन मुज़ाकरात को किसी सूरत भी पाकिस्तान के ज़ेरे असर नहीं कहा जा सकता, क्योंकि एक तीसरे मुल्क में हो रहे हैं और कतर की प्रॉपर्टी पर हो रहे हैं। अगली खबर जो है वो एहसन इकबाल साहब की बहन है आयशा हुमैरा चौधरी, जिनका आज बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। हैरत की बात यह है कि जिस पोजीशन के ऊपर उन्हें रिटायरमेंट से पहले ही, बिल्कुल जैसे फील्ड मार्शल रिटायरमेंट के बाद ओहदा ले चुके हैं, ऐसे ही मोहतरमा आयशा हुमैरा चौधरी को भी ओहदा दे दिया गया है। फ़र्क यह है कि इन्हें चंद महीने अर्ली रिटायर करके ओहदा दे दिया गया है, कहीं ओहदा ना निकल जाए हाथ से, क्योंकि इनको लग ये रहा है कि चंद महीनों में कहीं फील्ड मार्शल इनकी छुट्टी ना करवा दें, इसलिए उन्होंने कहा कि ये काम तो लगे हाथों करें, वरना यही काम 4 महीने के बाद भी किया जा सकता था, लेकिन फौरी तौर पर किया गया अर्ली रिटायरमेंट लेके, क्योंकि जो खबर हम आपको दे रहे हैं कि अंदर से डरे हुए हैं कि हमारी किसी वक्त भी छुट्टी करवा के फील्ड मार्शल खुद से आ जाएंगे या अपनी टीम लेकर ऊपर आ जाएंगे। इसलिए आयशा हुमैरा चौधरी साहबा जो एहसन इकबाल की बहन है, उनको अर्ली रिटायर करवाया गया और इस पोजीशन पर लगाया गया, और 5 दिन पहले साबिक कैबिनेट डिवीजन के जो सेक्रेटरी थे उनको ये ओहदा दिया गया था, और उनकी जगह पर 5 दिन के बाद ही उनकी जगह पर इनको लगा दिया गया। तो ये वो अकरबा परवरी है जिसकी पुराने ज़माने में तो बात की जाती थी, लेकिन अब इनके जितने बड़े बड़े जराइम हैं उस हिसाब से तो ये कुछ भी नहीं है। उस हिसाब से तो एहसन इकबाल साहब ने जाहिर है अपनी बहन को एडजस्ट करवाया सिस्टम के अंदर, लेकिन अगर आप उनसे बात सुनेंगे तो आपको विजन 2050 की बात बताएंगे, विजन 2070 की बात बताएंगे। जब उन्होंने और हमने इस दुनिया में नहीं होना, वो तब के विजन की बात भी बताएंगे, लेकिन विजन अपना क्या है कि खुद को भी हुकूमत के अंदर सेटअप में जगह चाहिए, बेटे को भी एडजस्ट करवाया, बहन को भी करवाया, और भी लिस्ट निकालेंगे तो पूरा टब्बर जो है वो उन्होंने एडजस्ट करवा रखा होगा। ये तमाम लोग जो हैं इनका सब कुछ जो है वो आपके टैक्स के पैसे के ऊपर ही मतलब मुसल्लत किया हुआ है, और यही हमारी किस्मत है कि इनको बर्दाश्त किया जाए। फ़िलहाल आखिरी खबर, मैंने आपसे वादा किया था कि आपके सामने एक आखिरी खबर रखनी है। उस खबर में आपको मैंने पहले कहा था कि अगर आप अकेले हों तो इससे आगे व्लॉग देखिए,
अगर आप अकेले ना हों तो प्लीज़ यहाँ पर व्लॉग को बंद कर दीजिए, और फिर अकेले हों तो देख लीजिए, इग्नोर कीजिए इस हिस्से को। और अगर बच्चे हैं, फैमिली है साथ, तो मेरी एक दफ़ा फिर गुजारिश है कि इस वाले हिस्से को जो इससे आगे है मत देखिए। तो खबर यह है कि मुस्लिम लीग नवाज़ ने एक बहुत ही मायानाज, एक तरफ तो एहसन इकबाल साहब की बहन को एडजस्ट किया है, तो दूसरी तरफ एक बहुत ही मायानाज शख्सियत को अपना इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटर मुंतखब किया है। ये वो शख्सियत है जो ऐसी गालियां देती है कि अगर हम आपको सुनवा दें वो गालियां तो आपके कान पे गल जाएं। पाकिस्तान में बहुत सारे लोग गालियां देते हैं, लेकिन ये एक ऐसी शख्सियत है जो मैं अक्सर दुआ करता हूं कि अल्लाह ना करे कभी इनकी बेटी या इनकी वालदा, जाहिर है सोशल मीडिया के ऊपर इनकी वीडियोस पड़ी हुई हैं, हम भी आपको एक वीडियो दिखाएंगे बीप के साथ, लेकिन अल्लाह ना करे कि कभी इनकी वालदा या इनकी बेटी या इनके ख़ानदान की कोई औरत भी ये गालियाँ सुने, क्योंकि शायद जो ये गालियाँ देते हैं वो मरीम नवाज़ के कानों को बहुत भाती हैं। गालियाँ ऐसी हैं, मैंने आपको बताया कि वो आपको नहीं सुनवा सकते, आपको सिर्फ सुनवाते हैं कि इनकी परफॉर्मेंस क्या है। और अब नून लीग ने इन्हें अपना इंटरनेशनल जो ओवरसीज़ चैप्टर्स हैं उनका कोऑर्डिनेटर मुंतखब किया है। वैसे जो नून लीग का हाल है उसके मुताबिक ये बिल्कुल दुरुस्त जगह पर क्वालिफाई करते हैं, यही इनकी जगह होनी चाहिए। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि इन्हें जो मरीम नवाज साहबा हैं उनका चीफ स्पोक्स पर्सन होना चाहिए। जिस तरह की इनकी जुबान है, ये सही जगह इनकी वही बनती है। सुनिए। तेनू सहाफी बनाया किन्ने? उस अदारे और उस शख्स दी भी दे उत्ते पूरा मुल्क जिन्हें तेनू सहाफी बनाया और जिन्हें तेनू सहाफत दा कार्ड जारी किया, उस तंजीम दे सारे जिहड़े लोग ने, जिस तंजीम दा सहाफी तंजीम दा तू हिस्सा है, उन्हां सारियां दी दे उत्ते मैं छड्डां जिन्हां तेनू सहाफत दा कार्ड इशू किया। तेरा मोटा